सो स्क्रीन विजिबल है सबको? विजिबल है। विजिबल है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमने पिछली वीडियो में फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाया था, मैं उसे दोबारा एक बार एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। वही सैंपल प्रोजेक्ट होगा, उसे रन करके दिखाऊंगा एंड देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो सिंपली मैं एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ अपना, और अगर जो हमने ये सारा फ्लटर वगैरह का सब कुछ सेटअप कर दिया होता है तो उसके बाद हम सिंपली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, फ्लटर की कमांड रन करते हैं, फ्लटर क्रिएट एंड देन प्रोजेक्ट का नेम। अब इस प्रोजेक्ट नेम में ना अवॉइड करना है कैपिटल लेटर्स को, क्योंकि जब भी हम कैपिटल लेटर्स डालते हैं ना इसके प्रोजेक्ट क्रिएशन में, तो फ्लटर को लगता है ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक कोई पैकेज है। जैसे पैकेजेस होते हैं, नॉर्मली हम इंपोर्ट करते हैं जिन पैकेजेस को, वो समझ लेता है, तो वो अवॉइड करना। अब जैसे मैं इसका नाम रख रहा हूँ सिंपल सैंपल है, एक सैंपल ऐप है, तो वही रख दिया। अब एंटर दाबेंगे तो ये थोड़ी देर में सारी फाइल्स को ऑटोमेटिकली प्रिंट करके देगा हमें। अब ये सब क्रिएट हो चुकी हैं फाइल्स। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को VS स्टूडियो में ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो यार जो भी। हमारी ऐप का नाम था सैंपल एप्लीकेशन, सो ये रही, और ये आ गई सारी फाइल्स। जो भी हमने फ्लटर के कमांड रन की उसकी वजह से ये सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब अगर जो इसे एंड्रॉयड में रन करना है तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो में इसी प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो में भी एक बार ओपन कर लेंगे। वैसे जरूरी नहीं है कि इसी प्रोजेक्ट को ओपन करें या फिर कुछ भी और करना पड़े हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में। एक्चुअली एंड्रॉयड स्टूडियो किस लिए होता है, जो एंड्रॉयड एमुलेटर हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन को रन करके बार बार देखेंगे कि हाँ हमारी एप्लीकेशन सही रन कर रही है या नहीं। और उसके अलावा जो एंड्रॉयड एमुलेटर होता है, इसके अंदर जेडीके होती है, वो इस ऐप को बिल्ड करने में मदद करती है। मतलब जब हम इसको पूरा कंप्लीट बना चुके होंगे देन इसे हमें डॉट एपीके फॉर्मेट में जब सेव करते हैं तो उसके लिए। अब यहाँ पे मैंने एक एंड्रॉयड एमुलेटर बनाया हुआ है, ये पिक्सल ए, गूगल पिक्सल ए, एंड देन इसको रन करने के लिए सिंपली मैं, तो ये थोड़ा टाइम लेगा रन करने में। तो हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं इसे। हम एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे, यहाँ से तो नहीं होगा, नीचे से करते हैं। अब एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे इस एप्लीकेशन को, जो भी हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, अब इसके अंदर ना ये कुछ कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक्चुअली में जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास आता है इतना सारा कोड। ये मैंने पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में बताया था। तो अब एक बार इसे रन कर लेते हैं, सिंपली वही कमांड फ्लटर रन।
अब यहाँ पे नीचे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे शो कर विजुअल स्टूडियो के नीचे यहाँ पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड आ रहा है। इस पे जब होवर करते हैं तो हम गूगल पिक्सल मोबाइल में अभी चूज करेंगे, मोबाइल में ही रन करेंगे। तो फ्लटर रन, देन सिंपली एंटर। और ये क्या करेगा, पहले इस एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा एंड देन उसे इंस्टॉल करेगा एमुलेटर में। और वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, वो कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट है तुम्हारा कंप्यूटर। चाहे अच्छे खासे फास्ट कंप्यूटर भी 30 से मतलब 120 सेकेंड्स तक ले जाते हैं आराम से। और अगर जो स्लो है कंप्यूटर तो शायद 5-6 मिनट भी ले जाएगा। जब तक ये बिल्ड कर रहा है तब तक हम इसकी इस फोल्डर्स की, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी फोल्डर्स और इसकी फाइल्स को देख लेते हैं। अब जो भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अब इसमें इतनी सारी फाइल्स किस किस के काम की हैं, मतलब क्या क्या होता है। अब ये जो एंड्रॉयड फाइल है, इसके अंदर जो एक ग्रेडल की फाइल्स होती है, ये ही सबसे ज्यादा हेल्प करती है ग्रेडल बिल्ड करने में। ग्रेडल बिल्ड जो यहाँ पे ये अभी प्रोसेस हो रही है इस टाइम पे, ये सारे इन फाइल्स के अंदर रिटर्न होता है, जो भी इसका कोड होता है पीछे का। हम्म, और ये ही यूज होती है एंड्रॉयड के लिए स्पेसिफिकली बिल्ड करने के लिए इस एप्लीकेशन को। और ये बिल्ड प्रोसेस की फाइल्स होती हैं जिसके अंदर कोटलिन वगैरह, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप तो कोटलिन में ही बनती है। और उसके अलावा जब हम इसी एप्लीकेशन को iOS के लिए करेंगे तो उसके लिए iOS के फोल्डर दिए हुए हैं हमारे पास। देन ये जो लाइब्रेरी फोल्डर आता है, जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी मतलब स्पेसिफिकली हम किसी एप्लीकेशन को कोड करेंगे कि हाँ हमें ये देखना है, मतलब इस तरह का यूआई चाहिए, हमें एक कॉलम चाहिए। जैसे हम व्हाट्सएप ऐप की बात करें तो उसके अंदर एक स्क्रॉल व्यू है हमारे पास, जिसके अंदर बहुत सारे जितने भी कॉन्टैक्ट है उसकी लिस्ट आ जाती है। तो इस तरह का जो भी व्यू हम सेट करते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, वो सारा लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर रखते हैं। और ये जो मेन डॉट डाट है, यही ये होती है हमारी मेन फाइल, जिस जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि मैं सारा कोड इसी एक पार्टिकुलर फाइल में ही रखूं। नहीं, मैं चाहूँ तो क्या करूंगा, यहाँ पे एक नई फाइल बना लूंगा, जैसे स्क्रीन डॉट डाट फाइल। इसके अंदर क्या करूंगा, मैं कोई भी एक स्क्रीन का यूआई डिजाइन करूंगा और उसे मेन डॉट डाट में क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा, जैसे हम इंपोर्ट लैंग्वेजेस में करते हैं सिंपली। यहाँ पे इंपोर्ट लिख के और वही हम्म, हम अपनी स्क्रीन डॉट डाट को सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा सिंपली, हाँ हर एक मतलब आगे जब भी हम जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसके अंदर यही तरीका फॉलो करेंगे कि पहले मेन डॉट डाट में किसी चीज को डिजाइन करेंगे और उस डिजाइन के बाद हम क्या करेंगे, उसे एक अलग से पार्टिकुलर फाइल में डाल देंगे। और वो क्यों डालेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, और क्या उसका फायदा होता है, क्या क्या चीजें हम करते हैं। अब ये था लाइब्रेरी फोल्डर। इसके अलावा ये लिनक्स, मैक ओएस, ये सारे पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पेसिफाइड फोल्डर है, जिनमें क्या उन प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पेसिफाइड कोड लिखा हुआ है, जो भी उसको बिल्ड करने में यूज होता है। तो ये हम वेब एप्लीकेशन की तरह भी रन कर सकते हैं इसी सेम प्रोजेक्ट को। तो ये उसके लिए पार्टिकुलर फाइल्स हैं। अब इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए बस ये एक मेन डॉट डार्ट होगा, और कुछ परमिशंस लेते हुए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार हम क्या करें, अपने एप्लीकेशन के अंदर कैमरा को एक्सेस करें। तो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडल लोड प्रॉपर्टीज में एंड देन सिंपल ऐप एंड्रॉइड, यहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक कोड लिखने होंगे, कुछ ज्यादा भी नहीं, वो 2-4 लाइन के होंगे जो हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, उनका कुछ नहीं है। हमें हमें जरूरी नहीं, हमें ये
इसकी लैंग्वेजेस जो इसमें IML जो भी लिखा हुआ है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जब भी हम उस विजेट को उठाएंगे या फिर उस पार्टिकुलर पैकेज को उठाएंगे जो कि ये काम करता है, तो उसके नीचे ये लिखा हुआ होगा कि हमें ये करना है, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही जैसे जब हम iOS के लिए परमिशन लेंगे, तो उसके अंदर इसमें कुछ फ्लटर के अंदर जाके एक फाइल आएगी, ये ऐप फ्रेमवर्क, इसके अंदर जाके हमें कुछ लिखना होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइल होगी वो हमारे पास होती है पबस्टैक। ये जो हमारे पास पबस्टैक YML फाइल है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंट जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, जो भी पार्टिकुलर पैकेज यूज होंगे हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो हम सब इसमें डालते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज, इसके अंदर फ्लटर रिक्वायर्ड है, SDK क्या है, फ्लटर है हमारे पास। इसमें कुपर्टिनो जो आइकन्स है, ये क्या होता है क्यूपर्टिनो, एक्चुअली में क्यूपर्टिनो एक थीम का नाम है जो iOS में यूज होती है। iOS के जो पूरा डिजाइन पैटर्न होता है वो क्यूपर्टिनो कंसिडर होता है। यहाँ पे ये टेस्टिंग के लिए फ्लटर SDK है, ये सारी डिपेंडेंसीज हैं जो इसमें लिखी जाती हैं। और हम काफी चीजें ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके इसमें लिख रहे होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होगी। इसमें से अगर जो एक चीज भी गलत हो जाए तो हमारा हो सकता है कि प्रोजेक्ट काम ना करे, तो ये हमें देखना होगा अच्छे से। इसमें स्पेस की भी, अब ये एक्चुअली में काइंड ऑफ पाइथन जैसी लगती है ये जो YML लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें स्पेस का काफी, इंडेंटेशन का काफी मतलब इम्पोर्टेंस होता है। और ये तो हो गया कि हाँ इसके अंदर हम पैकेजेस वगैरह लिख रहे होंगे। अब आई जो हमारे एप्लीकेशन, जो सैंपल प्रोजेक्ट आया, जो सैंपल हमने एप्लीकेशन क्रिएट करी, उसको देख लेते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन बन बिल्ट हो चुकी है और ये यहाँ पे साइड में दिख रही है, अगर जो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सिंपली क्या करता है, काउंटर इंक्रीज करता है। ये इस तरह की एक सैंपल ऐप है जो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। तो ये था सिंपल एप्लीकेशन, कैसे हम कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल कमांड है फ्लटर क्रिएट, अपने प्रोजेक्ट का नाम, एंड देन उसे रन करने के लिए हम फ्लटर रन करेंगे। लेकिन अगर जो रन करना है एंड्रॉयड में, तो हमारे पास एंड्रॉयड एमुलेटर होना चाहिए, या फिर जरूरी नहीं है कि एंड्रॉयड एमुलेटर में ही रन करें हमेशा। हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, वर्चुअल डिवाइस बनाने की बजाय, कहाँ पे है, हमारे पास फिजिकल डिवाइस जो हमारे पास मोबाइल होता है उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने इस क्या कहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो से। और फिर जो हमारी जो एप्लीकेशन होगी ना, वो हमारे खुद के मोबाइल में रन करेंगी। बस हमें कुछ मोबाइल में सेटिंग करनी होगी, डीबग मोड ऑन करना होगा, डेवलपर टूल्स को एक्सेस करना पड़ेगा बस। और फिर हम इसमें भी रन कर सकते हैं अपने खुद के मोबाइल में। सो ये था मतलब सिंपल प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए फ्लटर को साइड रख के डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे कि ये किस तरह की लैंग्वेज है, और क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या इसका सिंटेक्स है, क्या इसको औरों से बेहतर बनाता है। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था अपनी फर्स्ट मीट में कि जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लिटरली हाइब्रिड है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सी के इसने फंक्शन स्ट्रक्चर को उठा लिया, जावास्क्रिप्ट के इसके इसने डायनेमिक नेचर को उठा लिया, पाइथन के इसने डायनेमिक नेचर को उठा लिया, और साथ साथ जावा के इसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को उठा लिया। तो इस वजह से डार्ट में जो है बहुत कमाल के फीचर्स हैं जो किसी लैंग्वेजेस में, मतलब एक सिंगल लैंग्वेज में सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें मिल जाएंगे तुम्हें। तो इसी को देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर दे रहा हूँ यहाँ से, और इसको कोलैप्स करके अब इस जो भी ये कोड लिखा हुआ है इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा बहुत, और फिर डार्ट के सिंटेक्स पे जाएंगे। मैं ये कमेंट हटा देता हूँ, ये बहुत ज्यादा स्पेस खा रहे हैं हमारा। थोड़ा ऊपर आते हैं। हम्म तो जैसा कि मैंने कहा कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या किया, सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेजेस से
क्या किया, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग को उठा लिया। मतलब कि ये जो हमारा सारा कोड लिखा जाता है ना, वो मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे भी जो ये void मेन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। इस void मेन के अंदर ही आके ये रन ऐप नाम का फंक्शन रन होता है। और फिर वो क्या करता है, एक माई ऐप जो कि हमने यहाँ पे क्लास बनाई हुई है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और वो ऑब्जेक्ट इसमें पास कर देता है। देन वो पूरी एप्लीकेशन रन करती है। तो ये तो सिंपल सिंटेक्स है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। तो बस हमें इस सिंटेक्स को धीरे धीरे करके देखना पड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि हम साथ साथ करें, क्योंकि जब हम साथ साथ करेंगे ना तो कुछ चीजें हमारे माइंड में क्लियर नहीं बैठ पाती कि हाँ ये इस लैंग्वेज में इस तरह से भी कर सकते हैं, तो वो भूल जाते हैं हम। और अब अगर जो मैं अब करा दूंगा तुम्हें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो देन क्या होगा, जब हम दोबारा इसका यूज कर रहे होंगे इसके कुछ फीचर्स का, तो वो रिवाइज होगा एक तरह से और हमें इजीली सब कुछ समझ आने लगेगा। तो ये था क्लासेस वगैरह। और ये जो मतलब सिंपल मैंने ये दिखाया कि ये void मेन फंक्शन होता है। अब हम क्या करते हैं, सीधा डार्ट लैंग्वेज पे जंप करते हैं कि हाँ वो कैसे, मतलब उसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं। क्योंकि अब तुम सब ने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई है, तो मैं क्या करूंगा, डार्ट के जो स्पेशल फीचर्स हैं उनके बारे में ज्यादा फोकस रखूंगा। और जो बाकी बिल्कुल जो सेम फीचर्स हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, उसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज बंद करते हैं। अब डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या तो वही है कि अगर जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सेटअप करना पड़ेगा पूरा, कंपाइलर वगैरह रखना पड़ेगा। तो अगर जो वो नहीं करना चाहते तुम इतना पंगा, और तुम्हारा अभी तक फ्लटर एसडीके सेटअप नहीं हुआ है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर जो वो तुमने अभी तक नहीं किया तो तुम कहाँ पे जा सकते हो, डार्ट पैड पे जा सकते हो। डार्ट पैड एक ओपन सोर्स वेबसाइट है जहाँ पे हम डार्ट के सारे कोड को लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, डार्ट पैड डॉट डेव में जाके यहाँ पे कंसोल होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी देंगे तुम्हें साथ साथ, जो भी तुम लिखते हैं फिर वो करते हैं। अब ये void मेन था। अब इसके अंदर सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सबसे पहले ही था। तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन होता है, और ये स्ट्रिंग में सिंगल स्ट्रिंग या डबल स्ट्रिंग दोनों को पास कर सकते हैं हम। हेलो वर्ल्ड, अरे यार ये स्पेलिंग हमेशा गलत हो जाती है। हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन रिक्वायर्ड। ये सिंपली क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कंसोल में हेलो वर्ल्ड। अब ये तो, अब जैसे ये है सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दे दी। अगर जो मैं इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लगा के कुछ नंबर लिखना चाहूँ, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ए सम वेरिएबल, बस मैं उसके अभी वैल्यू भी नहीं दे रहा, मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, ये प्रिंट स्टेटमेंट इस तरह से काम करती है कि नहीं। यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि लाइन टू, जो भी ये लाइन टू है, इसके अंदर जो आर्गुमेंट टाइप हमने इंट इंटीजर दिया है, वो एक स्ट्रिंग में डायरेक्ट कॉन्केटिनेट नहीं होता। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये डायरेक्ट कंकैटिनेशन नहीं करता इसकी, इसमें जो भी ये स्ट्रिंग हमारे पास ऑलरेडी है। अगर जो मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉट लगा के टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा इस 12 को स्ट्रिंग में, और फिर इसे उसमें अटैच कर देगा। अब इसे रन करते हैं। अब क्या आ रहा है, ए इज 12। तो ये था। अब यहाँ से हमें एक चीज यहाँ से भी हमें पता लग जाती है। वो क्या, कि 12 एक लिटरल था। हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब देखते हैं तो जो जो भी हम नंबर लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट लिटरल्स होते हैं, है ना। ये हमने सी में भी पढ़ा, यहाँ तक कि सी सी प्लस प्लस, हमने काफी लैंग्वेजेस, तुमने तुमने जो भी लैंग्वेज की हो उसके अंदर ऐसा होता है कि जो भी हम लिटरल्स लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उनका कोई पार्टिकुलर मतलब, उनके ऊपर हम ऐसे डॉट लगा के ऐसे फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते।
लेकिन इसके अंदर कर पा रहे हैं। तो मतलब ये एक्चुअली में लिटरल्स नहीं है, ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा याद रखना कि हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट। इवन ये जो मेन फंक्शन है ना, ये फंक्शंस जो होते हैं ये भी ऑब्जेक्ट है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और वो एक फंक्शन क्लास होती है, उसके ऑब्जेक्ट होते हैं वो। ये जितने भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे या फिर जो भी हम पार्टिकुलरली इन्वोक कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्रिंट फंक्शन को इन्वोक किया, यहाँ पे कॉल किया मैंने, तो ये सारे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हर एक चीज ऑब्जेक्ट है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये याद रखना हमेशा। तो इसके अलावा हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो इसमें भी जावा वाला सिंटेक्स है, सिंपल। इंट ए कर दिया, इसको वैल्यू असाइन कर दी 12, ये यहाँ पे। ऐसे ही अगर जो मुझे स्ट्रिंग लिखनी है तो स्ट्रिंग नेम, माय नेम इज अजय, ठीक है, अजय रखता है। तो ये हो गया सिंपल। एंड इसको प्रिंट करना है तो सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए क्या करूँगा, नेम पास कर दूंगा। अब ये नेम होगा ये तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जब हमें वेरिएबल को प्रिंट करना है, इंटीजर को प्रिंट करना है, तब उसके अंदर हम ए ए पास ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि ये क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है। तो इसको या तो डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह से। अब ये प्रिंट हो जाएगा। अब दोनों क्या होंगी, अब ये प्रिंट स्टेट, अब जो प्रिंट फंक्शन है इस, ये क्या करेगा, एक को एक लाइन में प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और फिर उसे प्रिंट करेगा। Dart pad is pretty much slow. तो ये आ गया हमारे पास। अब ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है ना, ये बिल्कुल सेम है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, जैसा ही हम इसमें करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल फीचर है डार्ट के अंदर, वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर भी, वो है इसका जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की तरह ही वैर के साथ भी वेरी मतलब जो भी हमें वेरिएबल यूज करना है वो कर सकते हैं। जैसे वैर नेम इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अजय दे सकता हूँ, ये वर्क करेगा। कोई एरर नहीं दे रहा, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो वैर है, ये वेरिएबल है, ये क्या कर रहा है, डायनेमिकली इस नेम का, जो नेम जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसका टाइप डिटेक्ट करता है और उसको स्ट्रिंग असाइन कर देता है। ये अब खुद देख सकते हो कि डार्ट के अंदर सारे फीचर्स हैं स्टैटिकली। मतलब जो हम स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस देखते हैं, जैसे जावा है, वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। उसके अंदर हमें टाइप पहले से स्पेसिफाई करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल का, वो फीचर भी है। साथ साथ जावास्क्रिप्ट की तरह डायनेमिक रन टाइम के ड्यूरिंग रन टाइम भी हम किसी भी वेरिएबल का टाइप डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि वेरिएबल के साथ हमने कर दिया। इसके अलावा हम ये भी यूज नहीं करना चाहते, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो टाइप है वो क्या हो, रन टाइम में ही कुछ भी आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक कीवर्ड का यूज करते हैं। ये डायनेमिक कीवर्ड हम बहुत ज्यादा करेंगे आगे, क्योंकि आगे जाके कई बार ऐसा हो सकता है कि क्या पता वो टाइप नल आ जाए या फिर कुछ और आ जाए। तो उसको मतलब उससे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये डायनेमिक का यूज करेंगे आगे। अब मैं इसका भी एक वेरिएबल वैर बना देता हूँ, तो वैर वन इक्वल्स टू, कुछ भी दे देते हैं इसको नाम, स्ट्रिंग या फिर कोई नंबर दे देते हैं। अब क्या होगा, ये भी कोई एरर नहीं दे रहा। अब ये वैर और ये डायनेमिक सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो डार्ट दोनों चीज सपोर्ट करती है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसके अलावा क्या है,
ये थे सिंपल, मतलब जो मैंने स्पेसिफिकली अलग फीचर एंड आर्ट के अंदर वो बता रहा हूँ तुम्हें। साथ साथ बाकी जो भी तुम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो वो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो इसके अलावा मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन डिफाइन करके दिखाता हूँ। अब फंक्शन डिफाइन करने के लिए सेम वही तरीका जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं, स्पेसिफिकली इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं कि क्या रिटर्न करेगा फंक्शन हमारा। कि जैसे मैं कि इंट रिटर्न करेगा हमारा फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंट लिख दूंगा। देन फंक्शन का नाम फंक, एंड यहाँ पे पैरामीटर्स जो भी हमें देने हैं। पैरामीटर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने इंटीजर ए दिया एंड देन इंटीजर बी दिया, और यहाँ पे रिटर्न करना है कुछ, तो सिंपली रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न कर दिया। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इसे, प्रिंट फंक, और इसके अंदर क्या करेंगे, 12, 8, और क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा तो इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे सिंपली। अब ये मैंने यहाँ फंक्शन के बाद डॉट टू स्ट्रिंग क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हम इसे कॉल कर रहे हैं, और इस कॉल करने के बाद ये क्या करेगा, इन दोनों का सम रिटर्न कर देगा हमें। अब सम रिटर्न करेगा तो वो क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है। अब इंटीजर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में। तो ये आ गया हमारे पास 20। अब इसके अलावा जैसे हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में करते थे, फॉर्मेट स्पेसिफाई करके स्ट्रिंग के अंदर हम पार्टिकुलर वेरिएबल को इंसर्ट करते थे, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर हम इंटीजर्स वगैरह को भी घुसा देते थे अंदर। तो वही काम हम इसके अंदर भी करते हैं। डायरेक्ट इंटीजर नहीं प्रिंट करवा सकते हम इसमें। डायरेक्ट इंटीजर का मतलब मैंने बताया ना कि ये सारे जो है ना, ये इसके अंदर जो लिटरल्स वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनके ऊपर हमें कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम ये कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि अब मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन की कॉलिंग है इसको मैं बाहर करता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, और उसको असाइन कर देता हूँ फंक्शन, मतलब जो भी वैल्यू थी। अब मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने बताया कि एम्बेड करेंगे हम एक स्ट्रिंग के अंदर किसी की वैल्यू को। तो मैं क्या करूंगा, ए इज, अब सी के अंदर हम क्या यूज करते थे, परसेंट, परसेंट डी, परसेंट एस, परसेंट सी, इस तरह से ये यूज करते थे फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेकिन डार्ट के अंदर हम यूज करते हैं डॉलर साइन। इस डॉलर के बाद जो भी हम राइट करेंगे, मतलब जैसे मुझे ए वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराना है तो मैं ए लिख दूंगा यहाँ पे। अब क्या होगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा हमें, मतलब ए को वो नहीं करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए इज 20। अब हमें ए को डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ा स्ट्रिंग में। तो ये था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, हमने डायरेक्ट कन्वर्ट स्ट्रिंग के अंदर दूसरे डेटा टाइप्स वगैरह को इंसर्ट कर दिया, इंटरपोलेट कर दिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं अगर जो मुझे, हाँ ये वेरिएबल नहीं चाहिए, वेरिएबल नहीं कन्वर्ट करना, बल्कि मैं मेरे को एक एक्सप्रेशन देनी है, तो मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट डाल के यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे सकता हूँ। सॉरी, व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। ओके ओके, यहाँ पे एक्चुअली में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये ब्रैकेट्स वगैरह हम तब यूज करते हैं जब हमें जैसे पार्टिकुलर ए है यहाँ पे, तो एक सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है,
लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ए जो हो कोई किसी का ऑब्जेक्ट हो, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डॉट लगा के उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना हो, तब हम इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। यहाँ पे ए देके सिंपली हम इसे प्रिंट करा सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब ये हो गया सिंपल प्रिंटिंग का स्टेटमेंट। अब जैसे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट लेते हैं यूजर से स्कैन एफ फंक्शन से, एंड देन सी प्लस प्लस के अंदर सी इन से लेते हैं, पाइथन के अंदर इनपुट हो गया, वो हम इसमें भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी डार्ट की लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, इंपोर्ट। अब इंपोर्टिंग का भी देख लो कि कैसे कोई पैकेज हम इंपोर्ट करते हैं डार्ट के अंदर। तो इसे भी हटा देते हैं। अब इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं कोई भी, एंड देन डार्ट, देन आई। ये पैकेज यूज होता है जो भी इनपुट आउटपुट के लिए डार्ट लैंग्वेज के अंदर। प्रिंट स्टेटमेंट जो प्रिंट फंक्शन था वो हम बिना इसके यूज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मतलब बिल्ट इन है काइंड ऑफ। लेकिन ये जो पैकेज, ये जो है, ये लाइब्रेरी, इससे हम इनपुट वगैरह ले सकते हैं दूसरे फंक्शन से, और इसके अंदर आउटपुट का भी एक सेपरेट फंक्शन भी होता है जो हम देखते हैं। अब कोई मेरे को स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा, एंड देन क्या करूंगा, वेरिएबल माई लाइन, ऐसे करके कुछ भी लाइन लिख दिया। और इसमें क्या लिख, इसको मैं किसके इक्वल रखूंगा, stdin डॉट रीड लाइन सिंक लाइन। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सिंटेक्स में कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको देख लेते हैं। डार्ट आइए, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज, रीड लाइन्स सिंक, डॉट रीड लाइन सिंक, ये फंक्शन होता है। हाँ, अब ये जो फंक्शन है ना, ये एक पूरी स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, और इसके अलावा हमारे पास कोई और मेथड नहीं होता क्या कहते हैं इसमें, डार्ट में इनपुट लेने का। हम सारा जो भी हम इनपुट लेंगे वो क्या लेंगे, रीड लाइन सिंक के थ्रू लेंगे। और जो मतलब इसके अंदर वो करेंगे ना हम, क्या बोलते हैं उसे, इंटीजर वगैरह जब इनपुट लेना होंगे हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्स करेंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इंटीजर वगैरह में, सिंपली इंट डॉट पास करके, इंट डॉट पास। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में, जो भी हम इनपुट लेंगे। अब ये मैं यहाँ पे रन करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये जो कंसोल है ना, ये इनपुट, क्या कहते हैं, इनपुट वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ आउटपुट ऐसे देता है, डॉट डार्ट पैड। इसको अगर जो करना है तो तुम्हें वीएस कोड में करना पड़ेगा। तो या तो फिर मैं तुम्हें वीएस कोड में ही ओपन करके दिखा देता हूँ। एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, चेक डॉट डार्ट। अब यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, वो एरर क्या है, ये क्या क्या रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग, एंड देन ये यहाँ पे पता नहीं क्यों ये हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, डार्ट लैंग्वेज जो है वो नल
सेफ लैंग्वेज है। मतलब हम किसी भी वेरिएबल को नल नहीं बना सकते यहाँ पे। वेरिएबल के आगे मतलब या तो हमें मतलब अलग से ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो हम वेरिएबल दे रहे हैं ना, ये क्या होना चाहिए, नल सपोर्ट करता हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये सेमी कोलन जो मैंने लगाया स्ट्रिंग के आगे, इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल होगा ना माई लाइन, ये नल भी हो सकता है। लेकिन अगर जो मैं यहाँ से ये हटा दूं ना, तो ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम इनपुट दें, लेकिन इनपुट देने के बाद लिखने की बजाय हम सीधा एंटर दाब दें। तो एंटर दाबेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा? नल रिटर्न करेगा। और वो स्ट्रिंग माई माई लाइन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि डार्ट में ऐसा हम कर ही नहीं सकते कि वो किसी वेरिएबल को नल दे, तो इसीलिए हमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये नल हो सकता है। और वो करने के लिए हमें यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। तो मैं अब इसे प्रिंट करा लेता हूँ, जो भी हम इनपुट लेंगे। और ये ऑब्जेक्ट क्या देंगे हम? माई लाइन। ठीक है, तो अब इसे रन कर लेते हैं। अब ये कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा है। सो फ्लैटर इज ऑसम हो गया हमारे पास। जैसे ही मैंने एंटर किया, उसके बाद ये पूरी लाइन को क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है, हमने जो भी यहाँ पे पास किया उसमें। तो सिंपल था। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पे ये हटा के दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, वैसे तो एरर शो कर रहा है ये तुम्हें सिंपली, लेकिन रन करोगे तब अलग से दिखा देगा तुम्हें ये एरर क्या है। एरर क्या है? अ वैल्यू ऑफ टाइप दिस कांट बी असाइन टू वेरिएबल स्ट्रिंग। मतलब हम हमने दो अलग अलग टाइप है ये जो स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क है एंड देन जो सिंपल स्ट्रिंग है, ये दोनों अलग अलग टाइप है, क्योंकि एक के अंदर नल सपोर्टेड है और एक के अंदर नल सपोर्ट नहीं करता। और एक्चुअली में ऐसा है क्यों? क्यों डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसे नॉर्मल वेरिएबल नल नल को मतलब नल नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल को? क्योंकि जब भी हम कुछ भी चीज डेवलप करते हैं, कुछ भी ऐसे डेवलपमेंट साइड में होते हैं, तो क्या होता है कि जब भी कहीं पे नल आ जाता है ना, किसी वेरिएबल में नल आ जाता है, तो वो पूरे हमारे डेवलपमेंट के पूरे ट्री को कोलैप्स कर सकता है, पूरी ऐप को रोक सकता है पूरी तरह से। तो उसको चेक करने के लिए ये काफी मतलब काफी अच्छा फीचर है। और इवन कोटलिन भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर नल सपोर्ट नहीं करता। और वो भी क्योंकि कोटलिन भी यूज होती है डेवलपमेंट के लिए। जो हम क्या कहते हैं, आजकल जितनी भी एंड्रॉयड एप्स हैं वो सारी कोटलिन के अंदर बनती है। पहले जावा में बनती थी, अब गूगल ने सारा चेंज कर दिया, उसे सिर्फ कोटलिन में बनवाता है। तो उसके अंदर भी ऐसा ये फीचर है नल वाला, कि कोई भी वेरिएबल नल नहीं हो सकता। तो ये था क्या कहते हैं, स्ट्रिंग इनपुट। अब मेरे को स्ट्रिंग की बजाय क्या लेना है? इंटीजर इनपुट लेना है। तो मैं क्या 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 करूंगा? यहाँ पे इंट डाल दूंगा एंड देन यहाँ पे ये तो सेम रहने देता हूँ। इसको क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। जो भी मैं इनपुट लूंगा वो आएगा तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, लेकिन उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इंटीजर में। तो मैंने क्या किया? इंटीजर डॉट पार्स इस फंक्शन के अंदर पूरा ये पास कर दिया। अब इसके अंदर भी क्या आ रहा है हमारे पास कि ये जो फंक्शन है, ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा नलेबल टाइप, मतलब नलेबल स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। तो उसको भी हमें चेक करने के लिए क्या देना पड़ेगा? ये ये साइन ऑफ जो एक्सक्लेमेशन साइन है, ये क्या करता है? ये चेक करता है कि हाँ, अगर जो नल हुआ तो ठीक है, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर जो नल नहीं है तो हम उसकी वैल्यू पास कर देंगे। तो अब क्या करेगा? ये सिंपली कोई एरर नहीं दे रहा, और इंटीजर की जो भी कोई वैल्यू आएगी वो इसमें पास कर देगा। लेकिन अगर जो नल देंगे तो फिर वो कोई पास नहीं करेगा और डायरेक्टली इसको नल पास कर देगा। और यहाँ पे भी अगर जो मैं ये हटा दूं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने क्या कर दिया? ये जो हमारे पास ये था, क्या कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सारे काम को यहीं पे खत्म डन कर देता है। क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो रिटर्न करता है, ये इंट टाइप का है और ये इंट ही रिटर्न करेगा। मतलब नलेबल टाइप नहीं करेगा।
तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे, और ये प्रिंट कर रहा है। और अगर जो हम कुछ और टाइप कर देंगे इधर, जैसे कि मैं यहाँ पे ABCD कर दिया, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि हम किसी ऐसे अल्फाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट करने से तो रहे, तो इसीलिए क्या कर, इसने एरर दे दिया। तो ये तो कुछ अलग चीजें थी जो मतलब नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नहीं देखते, तो वो देखा हमने। और वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने बताया तुम्हें कि किस किस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप होते हैं, जैसे कि हमने पहले उसका टाइप स्पेसिफाई करना, देन वेरिएबल नेम, देन उसकी वैल्यू असाइनमेंट। और उसके अलावा मैंने वैर कीवर्ड के साथ बताया कि वैर कीवर्ड के साथ कैसे करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के तरीके कि मतलब जो जावास्क्रिप्ट में जो वैर के साथ साथ जो कांस्टेंट होता है वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब नाम से पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कॉन्स्ट लिख के मैं पाई लिखता हूँ इक्वल्स टू 3.14, तो ये क्या करेगा, एक कांस्टेंट बना देगा। अब इस पाई को मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। अब जब इसमें हम होवर कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कि ये क्या है, एक डबल है। अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है डार्ट ने, हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल दे दूं अगर जो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो भी ये क्या करेगा, कांस्टेंट डबल देन दिस जो भी है। तो डार्ट एक काफी इजी टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंपल। एंड देन इसके बाद जो फीचर्स आते हैं, जैसे जो नॉर्मल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे इफ एल्स। इफ एल्स बिल्कुल सेम है इसमें। इफ ट्रू हो गया, देन ऐसे ही एल्स, यहाँ पे कोई भी कंडीशन। तो ये क्या है, बिल्कुल सेम सिंटैक्स यूज होता है जैसा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। स्विच टेबल वो भी बिल्कुल सेम है। जो हमारे पास वाइल लूप होते हैं वो भी सेम है। एंड हमारे पास फोर लूप होता है वो भी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल जो भी बेसिक सिंटैक्स होते हैं वो बिल्कुल सेम है इसमें। मतलब कोई फर्क नहीं है किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और जो फर्क था वो मैंने बता दिया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे फर्क करती है इसमें। और इसके अलावा जो हमारे पास होगा आगे, वो होगी क्लासेस वगैरह, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो मैं तुम्हें अच्छे से एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जल्दी से नहीं पढ़ते। जैसे मिक्सिंग के बारे में, मिक्सिंग का बहुत यूज होगा हमारे पास, सॉरी मैप मिक्सिंग नहीं, मिक्सिंग। मिक्सिंग काइंड ऑफ क्लास की तरह होते हैं। जैसे मैं मिक्सिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसका नाम रखता हूँ माई मिक्सिंग। और फिर इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन करूंगा। एंड देन हो सकता है कि मैं कुछ फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दूं, वॉइड वॉइड फंक्शन है फंक। एंड देन इसके अंदर सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूं, हेलो। तो ये जो है ना, ये मिक्सिम है। ये क्या काम करेगा, अ, जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो वो क्या करता है कि एक क्लास के कोड को दूसरी क्लास में यूज कर लेते हैं। लेकिन उसे ना वो एक पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन बिल्ट हो जाता है। मिक्सिंग क्या करते हैं, उस रिलेशन पे ध्यान नहीं देते, बल्कि उसके कोड पे ध्यान देते हैं कि हाँ भाई, तू मुझे इनहेरिट मेरा यूज कर सकता है। मिक्सिंग को हम डायरेक्ट दूसरी क्लास में यूज करेंगे, और फिर उसके अंदर के फंक्शंस को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन वो उसका ये मतलब नहीं होगा कि जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो मिक्सिंग का ऑब्जेक्ट है, नहीं। लेकिन जो इनहेरिटेंस करते हैं उसमें ऐसा होता है। और क्योंकि जो डार्ट है वो जावा वाला थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, पैटर्न फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि मतलब उसके अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। जैसे अंदर जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, ऐसा ही डार्ट के अंदर भी होता है। मतलब डार्ट के अंदर भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। तो उसको मतलब देख, उसको मतलब उसकी कमी पूरी करने के लिए हम एक्चुअली में मिक्सिंग्स वगैरह और इंटरफेसेस वगैरह का यूज करते हैं। तो इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे की मतलब नीड्स में, जो भी हम
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, मतलब इसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी बिल्कुल अच्छे से, तब करेंगे उनके बारे में डिस्कस। और बाकी मैंने सब बेसिक चीजें बताई दी हैं तुम्हें कि हाँ बेसिक चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। और ये जो इनपुट आउटपुट लेके तुम एक्चुअली में तुम एक काम करना, जो भी बेसिक हम फंक्शन, जो भी हम बेसिक बेसिक चीजें करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, वो डार्ट में करना। जिससे क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हम इसमें कर सकते हैं, और डार्ट बिल्कुल तुम्हें फैमिलियर लगेगी। और एक बार तुम डार्ट से फैमिलियर हो जाओगे तो तुम फ्लटर इजीली कर पाओगे, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे बार बार इसका कोड, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस इसके ऑब्जेक्ट ही तो हैं। एक्चुअली में मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, ये पास कर रहा हूँ मैं मटेरियल ऐप, ये कोई क्लास है, इसका मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ बस यहाँ पे। देन उसके अंदर भी एक थीम डाटा का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया एज ए टाइटल। और ये टाइटल क्या है, एक्चुअली में इसका एक अंदर इस क्लास की एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने ये पास कर दिया। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है इसका जो स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए हमें सिर्फ डार्ट लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ज्यादा, तो बाकी सब हो जाएगा। बाकी बिल्कुल ही ज्यादा ऐसा लगेगा तुम्हें कि यार ये तो हम नॉर्मल कोड लिख रहे हैं, बिल्कुल जैसा हम कंसोल एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जो भी हम कंसोल में हम प्लस माइनस जो भी डिवाइड, ये सिंपल एप्लीकेशन लिखते हैं, ऐसा लगेगा तुम्हें। बिल्कुल कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी। तो आई थिंक आज के लिए काफी हो गया, हम आगे डिस्कस करेंगे। तुम बस जो भी ये मैंने ये बताया है, और हो सके तो डार्ट पैड पे जाके तुम एक बार सारा प्रैक्टिस कर लेना। और डार्ट पैड अवॉइड करना वैसे तो, क्योंकि अब तुम कर ही रहे हो, ये क्या कहते हैं, फ्लटर कर रहे हो, तो तुम अपनी एसडीके सेटअप कर लो पहले ही। अपने एसडीके को सेटअप करने के बाद डायरेक्ट तुम वीएस कोड में रन कर सकते हो। और एसडीके सेटअप करना, तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तुम्हें बस एक बार जाके चेक चेक करना है। और अगर जो वहां से तुम्हें यूट्यूब से नहीं करना, तो मैंने तुम्हें बताया ही था, हमारे पास फ्लटर डॉक्स है। और फ्लटर डॉक्स के अंदर सिंपली गेट स्टार्टेड में जाके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो तुम, विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, या फिर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर जो कोई यूज करता है तो उसमें कर सकते हो। तो आई थिंक आज के लिए इनफ है, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत तेज बोलता हूँ, तो काफी ज्यादा हो जाता है। कोई डाउट अभी तक जो भी मैंने बताया? जब हमने बीच में वो हाँ लाइन सिंक वाला वो यूज किया था, हाँ वहां पे हमने इंट लेके